अस्सलाम वालेकुम सामीन। हाजिर हैं इस नॉवेल की एक अगली किस्त के साथ। लेकिन आप लोग हमारा चैनल तो सब्सक्राइब कर ही नहीं रहे। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं करेंगे तो हम कैसे अच्छे अच्छे नॉवेल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इसलिए प्लीज़ प्लीज़ हमारे नॉवेल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। हमें आगे बढ़ने में मदद दीजिए और अच्छे अच्छे नॉवेल्स हमारी आवाज़ में सुनते रहिए। चलें शुरू करते हैं आज की किस्त। न जाने अपने नसीब पर रोते कितना वक्त बीता था। वो तो बेजान वजूद लिए कालीन पर बैठी सिसक रही थी। न जाने ऐसा क्या गुनाह हो गया था कि जिसकी सजा मिल रही थी। क्लिक की आवाज पर नवेरा चौंक कर दरवाजे को देखने लगी। आने वाले से उसे नेक तवक्कुआत वाबस्ता न थी, मगर फिर भी वो उसकी मुंतजिर थी, जो उसको कमरे में बंद करके भूल गया था। दरवाजा खोलने पर जो चेहरा उसे नजर आया, नवेरा उसे देखकर पत्थर बन गई। एक पल को लगा कि जैसे वो नींद में है और ख्वाब देख रही है जैसे। नवीरा रिफत बाजू उसे पत्थर बने देखकर फौरन आगे बढ़ी थी। उनके अंदर दाखिल होते ही उकब में दरवाजा दोबारा लॉक हो गया था। आपी उन्हें अपने करीब देखकर वो होश में आई थी, सिसक कर उनसे लिपट गई थी। रिफत बाजी ने उसे बाजुओं में यूं समेटा जैसे किसी छोटे बच्चे को जो मेले में खो गया हो। मिलने पर माँ आगोश में समेट लेती है कि कहीं फिर न खो जाए। बेकरारी से साथ भींच लिया था। नवेरा तो यूं रोई जैसे सारे जब्त के बंधन टूट गए हों, या जैसे कोई किसी की मर्द पर रोता है। बस करो, चुप करो, अब नहीं रोना, मैं आ गई हूं ना, बस अब नहीं। उन्होंने उसके लंबे सिल्की बालों में उंगलियां फेरते उसे पिचकारा था, साथ साथ अपनी आंखें भी साफ की। उन्होंने उसे खुद से जुदा करके बगौर देखा। हुस्न गहना गया था, जर्द मुरझाया चेहरा, मुसलसल गिरिया वजारी से सुर्ख आंखें, कपकपाते होंठ, बिखरा वजूद। उन्होंने फिर जोर से साथ लगा लिया। मुझे यहाँ से ले जाएं आप ही, मैं मर जाऊंगी। पूरे एतमाद से नवेरा के लहजे में जमाने भर का खौफ था। उन्होंने आहिस्तगी से सर हिलाया। उठो शाबाश, बिस्तर पर बैठो। कमरे में इस वक्त सिर्फ वो दोनों ही थी। नहीं, उसने गर्दन नफी में हिलाई तो रिफत बाजी ने खुद ही उसे सहारा देकर उठाना चाहा तो नवेरा पहले कदम पर ही लड़खड़ा गई। खुद पर बीतने वाली कयामत ने उसके अंदर से सारी कुव्वतें छीन ली थी। न जाने कब की भूखी थी। भूख, प्यास, नींद, जहनी झटकों ने उसे बेबस कर दिया था। रिफत ने उसे बमुश्किल संभालते हुए बिस्तर पर लेटाया था। नवेरा नवेरा की पेशानी पर हाथ रखते उन्होंने आवाज दी तो मुसलसल बहती आंखें खोलकर उसने उन्हें देखा। होश करो मेरी जान, इस तरह हाथ पांव छोड़ दोगी तो बहुत मुश्किल होगी। कमरे में खाने पीने को कुछ नहीं है क्या? कैसी जर्द हो रही हो तुम। ठहरो, मैं पानी देखती हूँ। उन्होंने अतराफ में निगाह डालते कोने में पड़े रूम फ्रिज को देखा। वो तलखी से हंस दी। अगवा लोगों पर जिंदगी के दरवाजे बंद किए जाते हैं, खोले नहीं। मेरे सामने कोई मनोसलवा भी ढेर कर दे तो मैं क्या करूं? मुझे तो मेरी माँ और भाइयों को मेरी वजह से बर्दाश्त की जाने वाली जिल्लत मारे जा रही है। मुझे बताएं क्या हाल है उनका? कैसे आई हैं आप यहाँ? कौन लाया है आपको यहाँ? बिस्तर पर लेटने के बाद वो अपने आसाब बहाल कर रही थी। फिर रिफत को देखने से भी तसल्ली हुई थी तो दिल और दिमाग कुछ काम करने लगे थे। शारिक का दोस्त एसपी अंजुम घर आया था, उसी के साथ आई हूँ। शारिक ने बुलवाया था। ये शायद उसी दोस्त का बंगला है, दोनों बाहर ही हैं। मुझे अंदर भेज दिया था। नवेरा अजियत से देखी गई। ऐसे लोगों के हाथ वाकई लंबे होते हैं। पुलिस तक मिली होती है उनके साथ। उसे लगा जैसे दिमाग की रगें फट जाएंगी। नबील और साजिद हमारे यहाँ आए थे, फिर उनके साथ ही तुम्हारे यहाँ गई थी। जाहिर है खाला माँ में जिल्लत और रसवाई घर के दरवाजे पर खड़ी हो तो क्या हालत होती है। ना कोई मरता है न जीता है। दुख हो रहा है शारिक पर, वो इतना कुछ कर गुजरेगा। तुम पर इतनी बड़ी कयामत बीत गई और तुमने किसी को बताया तक नहीं। कुछ कहा होता, खार हो ही सही कोई राह तो निकाली जाती, कम अज कम इस जिल्लत से तो बच जाते। उन्हें शायद सब खबर मिल गई थी। नवेरा सख्ती से आंखें बंद कर गई। रिफत बाजी ने उठकर फ्रिज खोला। फ्रिज भरा हुआ था खाने पीने की चीज़ों से, फ्रूट्स और दीगर अशिया से। उन्होंने सेब निकाल लिए। छुरी तलाश करने के बावजूद कहीं से न मिल सकी। वो वैसे ही बिस्तर पर आ बैठी। वो नवेरा को सेब खाने पर आमादा कर रही थी, जबकि वो मुसलसल इनकारी थी। नहीं आपी, जिद न करे, मर जाने के अलावा कुछ भी जी नहीं चाह रहा। वो बेबसी की इंतहा पर थी। उन्होंने सेब की टोकरी टेबल पर रख दी। कमरे का जायजा लिया। लग्जरी आसाइशात से सजा कमरा अपने मालिक की इमारत का मुंह बोलता सबूत था। वो कमरे का जायजा ले रही थी जब दोबारा दरवाजा खुला। शारिक जुमान को आते देखकर रिफत ने गुस्से से देखा। जी चाहा कि आगे बढ़कर इस खूबरू भाई का मुंह तमाचों से सुर्ख कर दें, मगर वो अंदर का उबाल अंदर ही दबाने पर मजबूर थी।
मिल लिया नवेरा से? हो गई तसल्ली? वो बिस्तर पर दराज नवेरा को देखते हुए मुस्कुरा कर उनसे पूछ रहा था। उन्होंने अपने जब्त पर बमुश्किल कंट्रोल किया। खुदा का खौफ करो शारिक, क्या बिगाड़ा है इस बेचारी ने तुम्हारा? क्यों मारने पर तुले हुए हो तुम इसे? हालत देखो इसकी, इससे बुरी हालत इसकी माँ की है। आंखों से देख कर आई हूं कैसी तड़प रही हैं वो बेटी के लिए। कोई पत्थर भी हो तो देख कर मुंह हो जाए। उनकी आवाज रुंध गई थी। आपको मैंने नसीहतों के लिए नहीं बुलवाया, नवेरा के लिए ही बुलवाया है। समझाएं इसको, अब जो हो चुका भूल जाए। मैं आखिरी कदम उठा चुका हूँ। वापसी का रास्ता न इसके पास से और मेरे पास तो पहले भी नहीं था। कुछ खिलाएं पिलाएं, रात तक बहाल करें इसको। रात को तकरीब तय है, फोन पर सारा कुछ बता तो चुका हूँ। नवेरा उठकर बिस्तर पर बैठ गई। पथराई निगाहों से शारिक जुमान को देखे गई। टांगे बिस्तर से नीचे लटकाए वो गुमसुम सी हो गई थी। रिफत की आमद से वो कुछ पुरुम्मीद हुई थी कि अब जिंदान से वापसी की कोशिश होगी, मगर ये सयाद तो सब रास्ते ही बंद कर चुका था। भला जालिम से भी रहम की तवक्को की जा सकती है? शारिक, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब खानदान का मामला है, बात बहुत बढ़ जाएगी। हम दरमियानी राह भी तो निकाल सकते हैं। ठीक है, तुमने ये इंतहाई कदम उठा लिया है, मगर ये उठा हुआ कदम वापस भी तो जा सकता है। मसलन कैसे? वो ठंडे ठंडे लहजे में बोला। मैं नवेरा और खालाजान सबको समझाऊंगी, फारूक चचा को दरमियान में लाऊंगी। इस तरह तो सिर्फ जिल्लत और रसवाई ही है। बात सलीके से निपट जाएगी। खालाजान को मजबूर करूंगी कि वो नवेरा को तुम्हारे साथ रुखसत करे, और आपके कहने पर वो ऐसा कर लेंगे तो और क्या। शारिक जुमान का जी चाहा उनकी अकल पर मातम करे। बड़ी खुशफहम है आप। इसके भाई मुझे देखकर गोलियां मार देने को तो तैयार होंगे, इसे मेरे साथ रुखसत करने को नहीं। आप अपनी अहमकों की जन्नत से बाहर निकल आए। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूं कि अपने लिए खुद मौत का फंदा तैयार करूं। मुझे समझाने से बेहतर है जिस काम के लिए आपको बुलवाया है वो सर अंजाम दे। वो तन से हंसता सोफे पर जा बैठा था। नवेरा तो पत्थर बनी दोनों बहन भाई के मुकालमे सुन रही थी। तुम्हें ज़बरदस्ती से क्या हासिल होगा? इसकी हालत देखकर कम से कम इस पर ही तरस खा लो। रिफत बाजी अब सख्त झुंझुलाहट और गुस्से का शिकार हुई थी। शारिक जुमान ने नवेरा को देखा तो वो निगाहें फेर गई। हमेशा तरतीब से रहने वाला दुपट्टा इस वक्त कंधे पर था। पुश्त पर काले से बालों का आबशार इस जर्द मुतरन्नम चेहरे को अजीब सोगवार हुस्न अता कर रहा था। वो मबहूत सा हुआ था। गोद में हाथ रखे वो होंठ को चल रही थी। मजबूरी है, ये छोटी सी नन्ही बच्ची नहीं है कि एक मर्द के तकाजों को ना समझ सके। मुझे अगर फ्रॉड ही करना होता तो ये सारा खड़ाक न पालता। जान की बाजी लगा रहा हूँ तो सिर्फ इसके लिए। एक औरत को एक मर्द की मोहब्बत चाहिए होती है। क्या नहीं है मेरे पास? दौलत, जायदाद, तालीम, आला पर्सनैलिटी और इसकी मोहब्बत का दावेदार दिल। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए इसे? नवाज होता तो वो भी शायद इतनी मोहब्बत ना देता। सर आंखों पर बिठाऊंगा। हर तरह के नाज नखरे सहने को तैयार हूं कि ये दिल की आवाज़ है, वरना औरतों की कमी तो मुझे भी नहीं। नवेरा का जी चाहा कि इस मोहब्बत के दावेदार का मुंह नोच ले, मार मार कर उसका मुंह सुर्ख कर दे और कहे, औरत की तलब सिर्फ इतनी नहीं होती। उस जैसी बाकिरदार बाहया औरत की तलब इतनी सतही नहीं होती। उसे सिर्फ दौलतमंद खूबसूरत मर्द की तलब नहीं होती, उसे तो मर्द के खूबसूरत किरदार और सीरत की तलब होती है। और अगर ऐसा मर्द मोहब्बत का दावा करे तो औरत उस पर सब कुछ वार देती है। और अगर मर्द ऐसी औरत की पाकबाजी और बाहयाई की तारीफ करे तो वो खुद को उस पर दान कर देती है। मगर इस जैसा सतही मर्द भला क्या जानता था? मोहब्बत क्या थी? चार दीवारी में अपने नफ्स की हिफाजत करने वाली शर्म हया की पाबंद, अपनी निस्वानियत और पिंदार का ख्याल रखने वाली औरत की तलब। चार दीवारी से बाहर रंगोबू की महफिलें लूटने वाला मर्द भला कहाँ जान सकता है? वो कैसे उसे समझ सकता था? उससे मोहब्बत का दावेदार उसकी तलब से ही बेखबर था। आप ही इसको कहें यहाँ से चला जाए। मुझे इसकी शक्ल से भी नफरत है। ये जो चाहता है वो क़यामत तक भी नहीं होगा। ये क्या जाने मोहब्बत क्या है? उस जैसी रात की तारीकी में घाट लगाने वाले गिद्ध भला क्या जाने कि औरत की पाकबाजी और बेहयाई क्या होती है? जो शर्म हया की मालिक अपनी निस्वानियत की पासदारी करने वाली औरत की चादर तार तार करते हैं। मैं उसका ये जुर्म मरकर भी माफ़ नहीं करूंगी कि इसने मुझ पर हाथ डालने की कोशिश की थी। नफरत थी उसके लहजे में। कुछ देर कबल की कम हिम्मती इस लम्हे जोश और गुस्से से कहीं दब गई थी। निढाल वजूद इस समय महशर सामान था। मुझे वापस ना छोड़कर आए, सारी उम्र एड़ियां रगड़ने को कैद कर दे तब भी मैं इसे कबूल नहीं करूंगी। पूरी कुव्वत से उसने शारिक जुमान को रद्द किया था। शारिक जुमान बेचौताब खाकर इंतहाई मुश्तइल होकर आगे बढ़ा था। टांगे लटकाई बैठी नवेरा का बाजू पकड़कर मुकाबिल खड़ा कर दिया था। बकवास बंद करो अपनी, वो फुनकारा था। बस नहीं चल रहा था कि कुछ कर गुजरे।
रिफत बाजी उसके तेवर देख कर दहल गई। शारिक, छोड़ो, तुम क्या करते हो? शारिक ने रिफत बाजी की तरफ मतलब ध्यान न दिया था। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम इस वक्त बाइज्जत खड़ी हो तो कोई तुम्हारा कमाल है? भूल है तुम्हारी। मर्द जितना भी बद किरदार, किसी भी फितरत का आमिल हो, वो अपने लिए औरत हमेशा पाकबाज ही चाहता था। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे इल्म है, अच्छा या बुरा। मैं एक गलत कदम का मुर्तकिब हुआ हूँ और उसका भुगतान भुगतने को तैयार। इतने घंटे हो गए हैं तो मेरे पास हो। गलती एक दफ़ा हुई है, बार बार नहीं। अगर मैं इस वक्त भी महज दिल के बहलावे या शैतान के बहकावे में होता तो अब तक तुम अपना मुंह छुपा रही होती। समझी अहमक बेवकूफ़ लड़की। मर्द अपनी गलती संवारने की कोशिश नहीं करता। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही? रिफत तो एक तरफ नवेरा तक उसकी गिरफ्त से खाइफ हो गई थी। मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाली। भरपूर मजाहमत करके उसने बाजू छुड़ाना चाहा था, मगर उधर तो फौलादी गिरफ्त थी और मैं कहे पर अमल करने वाला हूँ। वो तो खुद एक सेकंड में ही निढाल होने लगी थी। इस फुनकार पर वो बेजान सी होने लगी थी। शारिक, क्या बदतमीजी है! कुछ तो शर्म हया करो, या सारी घोल कर पी चुके हो? रिफत बाजी नवेरा को बेजान होते देख कर पुकारी थी। आप बाहर जाकर बैठे, मुझे इससे थोड़ा बहुत हिसाब किताब करना है, समझाना है। आप तो किसी काम की नहीं, गलती की बुलवाने की, उल्टा ये मेरे मुंह को आ रही है। उसी तरह नवेरा का बाजू दबोचे उसने उन्हें चले जाने का हुक्म दिया था। आप ही, नवेरा मचल उठी थी। मैं नहीं जा रही, तुम निकलो। खौमखा बेचारी को तंग कर रहे हो, उसकी हालत देखो। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि शारिक को कैसे समझाए। और इस बेचारी ने जो मुझे तंग किया हुआ है वो? शारिक के तेवर देखकर वो पथरा सी गई थी। अंजुम! अगले ही पल शारिक ने किसी को आवाज दी थी। उसका दोस्त अंजुम फौरन अंदर चला आया। तुम आपी को बाहर लेकर जाओ, इनकी तवाज़ो करवा दो, मैं 1-2 मिनट में आता हूँ। रिफत आपी तो गंग सी रह गई थी। फिर अगले ही पल अंदाज़ा लगा दिया कि उनका ललकारना शारिक को जिद दिला सकता है। शारिक, प्लीज़ इस बेचारी पर रहम खाओ। ठीक है, मैं बाहर चली जाती हूँ, मगर इसको तंग नहीं करना। पहले ही बुरी हालत हो रही है इसकी, कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करना। उन्होंने तंबीह की थी। वो खुलकर हंसा। काश मैं कोई ऐसी वैसी हरकत ही कर सकता। फिर बोला, इत्मीनान रखिए, अब ऐसी वैसी हरकत बाकायदा कानूनी कार्रवाई पूरी करके ही करूँगा। उसका मूड पल में बदला था। झिलमिलाती आंखों से नवेरा को देखा। वो अपना बाजू छुड़ाने को भरपूर मचल रही थी। रिफत बाजी के बाहर निकलते ही अंजुम ने उसके इशारे पर दरवाज़ा बंद कर दिया था। अब कमरे में सिर्फ वो दोनों थे। हाँ, आप बोलो। बड़ी जुबान के जौहर दिखा रही थी। मुझे भी तो पता चले कैसी होती है पाकबाज औरत, और मुझ जैसे करप्ट इंसान। झटका देकर उसे बाजू की गिरफ्त में लिए वो खासी संजीदगी से बोला था। नवेरा जो पहले ही निढाल थी, उसके तेवर देखकर सहम गई। सहमी हिरनी जैसी काली सी आंखें टपाटप बरसने लगी। बोलो। चुप क्यों हो? रोक सकती हो मेरे हाथ? बोलो। नर्म गोश पर उसकी आहिनी हाथों की गिरफ्त ही ऐसी थी कि वो बेख्तियार से सक उठे। छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ दो। लफ्ज टूट टूट कर उसके होंठ से निकले थे। दुपट्टा तो न जाने कब का कदमों में जा गिरा था। पुष्ट पर बिखरे काले से आबशार ने पूरे वजूद को घेरे में ले लिया था। चंद सानिये उसे बगौर देखता रहा था। उसका सिसक कर बिलखना दिल में शगाफ डालता चला गया था। नवेरा, मुझे गलत समझोगी तो मेरे अंदर की वहशत को आवाज़ दोगी। मर्द कितना भी बुरा हो, वो अपनी औरत के मुंह से हमेशा अपने लिए अच्छा ही सुनना चाहता है। तुम क्या जानो मेरे लिए क्या हो? आग का समुंदर तय किया है तुम्हारे लिए, पागल लड़की। मेरे पागलपन को गलत निगाह से देखोगी तो नुकसान उठाओगी। तुम्हें दिल ने सिर्फ अपना ही नहीं माना, खुद को भी तुम्हारा बनाया है। मैं कल क्या था मुझे नहीं पता। हाँ, तुम्हें जिंदगी में शामिल करने के बाद सिर्फ तुम्हारा बनकर रहूंगा। यकीन करो बेएतबार लड़की, तुम्हारा हुसूल मेरे लिए कतई मुश्किल ना था, न कल और न आज। वो आंखें बंद किए महवे कलाम था। नवेरा किस्मत आई तो वो जैसे होश में आया। लचकीली शाख की तरह उसके बाजुओं में ही झूल गई थी। नवेरा, उसके आसाब इतना बोझ सह नहीं पाए थे। उससे हवास खोते देख कर पुकारा था, मगर नवेरा तो शारिक के खौफ से ऐसी बेखुद हुई थी कि पुकारने के बावजूद पलकें वाह करने की हिम्मत न कर पाई थी। कभी किसी को मुकम्मिल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। बुझा सका है भला कौन वक्त के शोले, ये ऐसी आग है जिसमें धुआं नहीं मिलता। तेरे जहां में ऐसा नहीं कि प्यार न हो, जहां उम्मीद हो उसकी वहां नहीं मिलता। नवेरा के इनकार के बाद तो रजा हमीद तो जैसे सारे हौसले हार गया था।
दुख ये नहीं था कि जज्बों को पजीराई नहीं मिली थी, दुख ये था कि बहुत चाहने के बावजूद वो नवेरा के सामने जाकर राज दिल उरिया न कर सका था। दुख ये नहीं था कि उसके लिए बेवक्त वक्त शारिक जुमान का प्रपोजल आया था, दुख तो ये था कि वो उसे एक कजन, एक भाई से बढ़कर कुछ समझने को तैयार ही ना थी। ऐसे हालात में जबकि उसे नवेरा का हुसूल बहुत आसान लगा था, नवेरा के इनकार ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। वो गुमसुम हो गया था। दूसरी तरफ रिमशा जावेद को अगले ही दिन नवेरा के इनकार का सुनकर धचका लगा था। रजा के हवाले से नवेरा से लाख बैर खास सही, दिल में बुग़्ज़ सही, मगर उसने उसकी बर्बादी का कभी ना सोचा था। हुमैरा को फोन किया तो वो फूट फूट कर रोई थी। उसके आंसू इसके दिल का बोझ बढ़ा गए थे। न जाने नवेरा की क्या हालत होगी, वो सोच सोच कर हारी थी। खानदान भर में जो शादी के हंगामे थे सर्द पड़ चुके थे। हर कोई दम साध गया था, हर कोई दम साध गया था। वो 2 दिन उसी गम में मुब्तला रही थी। रजा हमीद पर नजर पड़ती तो वो निगाह फेर लेती, मगर इस वक्त तो हद हो गई थी। उसने हुमैरा को कॉल की थी इर्द गिर्द के हालात से आगाही के लिए, मगर हुमैरा ने तो उसके आसाब पर बम फोड़ा था। तुम्हें इल्म ही नहीं और इतना कुछ हो गया है। चची जान ने रजा का प्रपोजल दिया है। दूसरी तरफ नवेरा आपी के लिए शारिक भाई का प्रपोजल आया था, मगर नवेरा आपी ने तो सिरे से ही इनकार कर दिया। वो तो दोनों का नाम भी नहीं सुनना चाहती। मुझे हैरत हो रही है कि तुम्हें इल्म ही नहीं। 2 दिन पहले की बात है और तुम इतनी बेखबर हो। शुक्र करो नवेरा आपी ने तुम्हें बुनियाद बनाकर इनकार किया है, वरना सिर्फ शारिक भाई का प्रपोजल का इनकार होता तो ये प्रपोजल हर सूरत कबूल होता। वो और भी ना जाने क्या कुछ बताती रही थी, और रिमशा का तो वो हाल था कि काटो तो बदन में खून नहीं। बेशक उसे देर से इल्म हुआ था, जबकि इनकार तक हुए 2 दिन गुजर चुके थे, मगर शौक में थी। रजा से ज्यादा उसे फुप्पी और हमीद साहब पर हैरत हो रही थी। वो भला उसके रिश्ते को जानते बूझते कैसे तोड़ सकते थे। अब उसे पुप्पो की तरफ से की जाने वाली हक तलफी ने शजदर कर दिया था। वो मुसलसल गुमसुम कमरे में बंद थी, गोया सोचने समझने की सलाहियतें सलब हो गई थी। अगर नवीरा सचमुच हाँ कर देती तो, उस ख्याल से उसका दिल डूब डूब कर उभरा था। आंखें जलथल हो गईं तो एहसास हुआ कि रजा की मोहब्बत उसके वजूद को कैसे गिरफ्त में लिए हुए है। शाम तक वो इस इंकिशाफ पर हैरत ज़्यादा रही थी। आने वाला कल उसके जहन में दस्तक देने लगा था। उनके यहाँ मेहंदी मायों की रस्में गैर इस्लामी और फजूलियात शुमार करके अदा नहीं की जाती थीं। हाँ, शादी की तकरीब खास से वसी पैमाने पर अदा की जाती थी कि लोगों के सामने ये शरई अमल सर अंजाम दिया जाए। वलीमा भी दुल्हा वाले खास वसी पैमाने पर अरेंज करते थे। आज रात अगर नवेरा होती तो मायों की तकरीब होना थी, जो कि वो लोग कभी करते न थे। ताहम मेहमानों का इज्तिमा और खाने पीने का एहतमाम ज़रूर किया जाता था। अगर नवेरा मान जाती तो इस वक्त न जाने इस घर में क्या क़यामत बर्पा हुई होती। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि नवेरा के ख़ानदान पर बीतने वाले क़यामत पर दुख मनाए या नवेरा का रज़ा के लिए इनकार कर देने पर खुश हो। शाम के साए गहरे हुए तो हमीद साहब और जुबैदा बेगम खालदा बेगम के यहाँ चक्कर लगाने का कहकर चले गए थे। रज़ा न जाने कहाँ निकला हुआ था। पिछले दिनों से वो खासा डिस्टर्ब रहा था। वो तो सिर्फ यही समझती रही थी कि वो नवेरा के इनकार का दुख मना रहा है, मगर क्या पता था कि उसकी वजह होगी। वो खामोशी से लाउंज में बैठी आने वाले हालात का तज्जिया करती रही थी। कॉल बेल की आवाज़ पर उसने जाकर दरवाज़ा खोला तो रज़ा था। अम्मी अब्बू कहाँ हैं? घर में खामोशी महसूस करते उसने रिमशा को देखा। खालदा चची के यहाँ गए हैं, शायद उनकी तबीयत ख़राब है, और फिर आज तो वैसे भी सारे ख़ानदान के बुजुर्ग उनके यहाँ इकट्ठे हो रहे होंगे। जाहिर है शादी से इनकार, वो भी एन शादी के करीब, किसी क़यामत से कम तो नहीं। वो मुज़महिल और पुरमिलाल सी बता रही थी। रज़ा ने कुछ ताज्जुब से उसे देखा। वो हकीकतन रंजीदा थी। उसके दिल में गम और इस्तिराब करवटें लेने लगा। नवेरा की ज़ात का इस तरह तशहीर पर उसका ज़ब्त तूफ़ानों से दो चार था। मज़ीद उसका इनकार किसी खंजर से कम न था जो उसके दिल को गाहे बगाहे ज़ख्म ज़ख्म कर रहा था। रज़ा थके थके अंदाज में सोफे पर गिरा तो रिमशा ने उसे तरहम निगाहों से देखा। स्याह शर्ट और ग्रे पैंट पर वो निढाल सा काफ़ी बिखरा बिखरा महसूस हुआ था। वो भी खामोशी से उसके मुकाबिल सोफे पर टिक गई। किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं कि फुप्पो और अंकल ने तुम्हारा प्रपोजल नवीरा आपी के लिए पेश किया था? दुख तो था, मगर लहजे की आंच में सुलगता तासुर। रज़ा ने गौर से उसे देखा तो गोया उसे इल्म हो गया था। उसने गहरी सांस ली। उसके माँ बाप ने हत्तुल मकदूर रिमशा से इस बात की पर्दापोशी की कोशिश की थी। इनकार तो वो था जो हो चुका था। ख्वामख्वाह उसका दिल खराब होता, मगर वो हकीकत जान चुके थे। जिसने तुम्हें ये बताया उसने और कुछ नहीं बताया? नवेरा के इनकार का दुख तलखी बनकर उसके लबों से अदा हुआ था। हाँ, पता चल गया है मुझे, मगर नवेरा आपी सचमुच इकरार कर देती तो मेरा क्या होता? फुप्पो से मुझे ऐसी उम्मीद ना थी।
جب وہ میرے جذبات و احساسات سے باخبر ہیں تو پھر انہوں نے ایسا قدم کیوں اٹھایا؟ وقت و حالات کا تقاضا یہی تھا۔ ایسے وقت میں تو دشمن بھی ساتھ دے جاتے ہیں۔ امی تو پھر چچی جان کا اپنا خون ہے۔ ہاں، تم تو یہی کہو گے نا، تمہاری مطرح براری جو ہو رہی تھی، تم ان کے اقدام کو نہیں سراہو گے تو پھر کون سراہے گا؟ آہستہ آہستہ رمشا کے اندر حسد و جلن کے شعلے بلند ہونا شروع ہو گئے تھے۔ زبان کی تلخی گواہ تھی۔ رضا نے تعصب سے اسے دیکھا۔ ہاں تو پھر؟ پھاڑ کھانے والا انداز تھا۔ اس کا دل پہلے ہی رشتہ ہوا پھوڑا بنا ہوا تھا۔ ایسے میں رمشا کی ضرب انتہائی تکلیف کا باعث بنی تھی۔ کینہ توڑ نگاہوں سے رمشا کو دیکھا۔ بہرحال نواز بھائی نے اچھا نہیں کیا۔ مجھے رہ رہ کر نویر آپی کا خیال آ رہا ہے بیچاری۔ وہ پھر رنجیدہ ہوئی تو رضا نے سر جھٹک دیا۔ وہ اس وقت اس لڑکی سے اچھی بری کسی بھی قسم کی بات کرنے کی موڈ میں نہیں تھا۔ آنکھوں پر بازو رکھ کر صوفے پر کشن درست کر کے نیم دراز ہوا تھا۔ بہت دکھ ہوا ہوگا تمہیں نویر آپی کے انکار پر۔ اسے شاید چنگاریوں کو ہوا دینے کی عادت تھی۔ اس کا نڈھال مزمحل انداز دیکھ کر ہمدردی بھی طنز کے رنگ میں کی گئی تھی۔ رضا نے رب سے کام لیتے ہوئے کچھ بھی خود کو کہنے سے روکا تھا۔ رمشا نے انتہائی بے بسی سے نیم دراز وجود کو دیکھا۔ جی چاہا کہ جھنجھوڑ کو اس بے حس شخص کے احساس کو جگا دے، اسے خود ساختہ اور یک طرفہ محبت کا سوگ منانے سے روک دے، تلخی سے لڑ پڑے یا پھر اس کی دل جوئی کرے، مگر وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھے۔ اس وقت وہ اپنے جذبات بھی سمجھنے سے قاصر تھی کہ جن میں ایک طرف نویرا کے دکھ پر غم سے دل پھٹا جا رہا تھا تو دوسری طرف اپنی حق تلفی ہونے کے خدشے سے خوف سے دل دوچار ہو گیا تھا۔ اس نے بے بسی سے رضا کو دیکھا جو آنکھ پر بازو رکھے اسے مکمل نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ ایس پی انجم کی بیگم ارم جو ہر کام میں پیش تھیں، مگر نویرا کی ضد نہ ٹوٹتے دیکھ کر بہت بے چارگی سے دوچار ہو کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ رفعت آپی تو دوہرے عذاب سے دوچار تھیں۔ ایک طرف عزیز ترین خالہ زاد تھیں تو دوسری طرف سوتیلا ہی صحیح مگر بھائی تھا۔ جس طرح شارق نے انہیں یہاں بلوا کر نویرا کو راضی کرنے پر مجبور کیا تھا، وہ بے بس ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ بھی باہر کا چکر لگا کر آئی تھی۔ دوست احباب کی اچھی خاصی گیدرنگ شارق زمان اکٹھی کر چکا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ شارق کے مجبور کرنے پر انجم کی بیگم ارم کے ساتھ جا کر نویرا کے لیے لباس اور دیگر زیورات و لوازمات لے کر آئی تھی۔ انہوں نے کئی بار نویرا کو کہا تھا کہ وہ کپڑے چینج کر کے بات لے لے، مگر نویرا تو مرنے مارنے پر تلی ہوئی تھی۔ وہ تو شارق زمان کی کوئی خواہش پوری کرنے کے بجائے مر جانے کی دعا کر رہی تھی۔ نویرا میری پیاری بہن، ضد کا کوئی فائدہ نہیں۔ مردوں کے اس معاشرے میں ہمیشہ عورت ہی ہارتی آئی ہے۔ ماں، بہن، بیوی، ہر رشتے میں وہ اپنا آپ مار کر مرد کی ضد کو پورا کرنے پر مجبور ہوئی ہے۔ ہماری بابا کی مثال تمہارے سامنے ہے۔ اس کہانی سے بے خبر تو نہیں؟ کیسے انہوں نے خاندان بھر کی ٹکر لے کر شارق کی ماں سے شادی کی تھی، مگر کیا فائدہ ہوا؟ یہ مردوں کا معاشرہ ہے۔ عورت اور مرد کی جنگ میں جیت ہمیشہ اسی کے مقدمے رہی ہے۔ شارق زمان تو تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے، صرف ضد ہی پوری نہیں کر رہا، عمر بھر کے لیے اپنے گھر کی زینت بنانا چاہتا ہے۔ اپنے آپ کو سمجھاؤ، کیا فائدہ ہوا ہے اس ضد کا؟ اپنے گھر والوں سے دور تنہا یہاں ہوں۔ انہوں نے ہاتھ تھام کر سمجھانا چاہا تھا۔ نویرا نے سختی سے ہاتھ جھٹک دیے۔ مر جاؤں بھی تو اس کی بات نہیں مانوں گی۔ کتنی آسانی سے آپ کہہ رہی ہیں کہ میں مان جاؤں، اور جو یہ شخص میرے ساتھ کر چکا ہے وہ، اس نے تو مجھے غلط نگاہ سے دیکھا، میں نظر انداز کر گئی، میں اپنی زبان سی گئی، کسی سے ذکر تک نہ کیا، اور اب تو حد ہو گئی ہے، اور کیا برداشت کروں؟ میرے بھائیوں کی عزت مٹی میں مل گئی ہے، میری ماں نہ جانے کس حالت میں ہوگی، اور کس طرح مان جاؤں؟ کبھی نہیں۔ میں کچھ کھا کر مر جاؤں گی یا پھر اپنی نفس کاٹ لوں گی۔ اگر کسی نے مجھے مجبور کیا تو میں اتنی بے بس نہیں ہوں جتنا یہ شخص مجھے سمجھ رہا ہے۔ جانتا ہوں میں تم کیا کر سکتی ہو۔ رفعت باجی نے فوراً پلٹ کر دیکھا۔ دروازے میں استادہ شارق زمان خاصے بگڑے تیور لیے کھڑا تھا۔ آپا، مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے۔ آپ کو اس لیے بلوایا تھا کہ بیٹھ کر وقت ضائع کریں؟ میرے پاس بالکل وقت نہیں ہے، باہر لوگوں کو بلوا کر بٹھایا ہوا ہے، اسے تیار کروائیں۔ وہ اندر بڑھا آیا تھا۔ رفعت باجی کو ایک دم غصہ آیا۔ تمہارا بھی کوئی جواب نہیں، شاید ہی کوئی بھائی اپنے جرم میں بہنوں کو استعمال کرتا ہو۔ غیرت مر گئی ہے تمہاری۔ آپا پلیز۔ اس نے انہیں سختی سے ٹوک کر نویرا کو دیکھا جو بے تاثر چہرہ کیے دیواروں پر نظریں گاڑی ہوئے تھی۔ اس قدر لا تعلقی شارق زمان کو طیش میں مبتلا کرنے لگی تھی۔ سنو نویرا، یہ نکاح فارمیلٹی ہے، محض تمہاری تسلی کے لیے، ورنہ تم میرے پاس آ چکی ہے اور یہ تسلی میرے لیے کافی ہے۔ تو مان جاؤ تو بہتر ہے، ورنہ زبردستی کرنا بھی خوب آتی ہے مجھے۔ شارق زمان کے اس زوم پر نویرا کا جی چاہا کہ منہ نوچے اس غرور کے پیکر کا۔
پھر شاید تمہیں سن کر کچھ سکون حاصل ہو۔ خالدہ چچی کو میں نے کال کی تھی، بات کر چکا ہوں، ان سے تمہارے غیرت مند بھائی میری ہر بات ماننے کو تیار ہیں، اس شرط پر کہ تمہیں واپس بھیج دوں۔ تمہارا کیا خیال ہے، واپس جاؤ گی یا پھر؟ نویرہ کو لگا جیسے شارق زمان اس کے زخموں پر نمک چھڑک رہا ہو۔ رفعت آپا نے بھی شارق زمان کو دیکھا، تمسخرانہ مگر پر اعتماد انداز کسی بھی طرح جھوٹ کے عنصر سے ماورا تھا۔ شارق، یہ کیا مذاق ہے؟ انہوں نے ٹوک دیا تھا۔ مذاق نہیں، حقیقت ہے۔ یقین نہیں آتا تو لیم بات کر لیں، بلکہ نویرہ کی بھی کروا دیں، ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ شارق نے فوراً موبائل نکال کر نمبرز ملائے تھے اور ساتھ ہی اسپیکر بھی آن کر دیا تھا۔ نویرہ دل پر ہاتھ رکھ کے شارق زمان کو دیکھنے لگی۔ السلام علیکم، شارق زمان نے کال ریسیو کرنے پر کہا تھا۔ دونوں پوری جان سے اسے دیکھی گئیں۔ جی میں تو تیار ہوں، مگر آپ سنائیں، میں کیسے یقین کر لوں کہ آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہوگا؟ نویرہ کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ شارق بکواس نہیں کرو، یہاں ہماری جان پر بنی ہوئی ہے، سارا خاندان جمع ہے ہمارے ہاں۔ بے شک ہمارے اور تمہارے گھر کے علاوہ نویرہ کی گمشدگی سے متعلق کوئی بھی باخبر نہیں، مگر کب تک؟ تم نویرہ کو واپس بھیج دو، میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں۔ ساجد بھائی بے انتہا بے چارگی سے گویا ہوئے تھے۔ اور نبیل، میں کیسے یقین کر لوں؟ تم نبیل کی فکر مت کرو، لو تم اماں سے بات کر لو۔ ساجد بھائی نے موبائل اماں کو تھما دیا تھا۔ شارق، مجھے میری بیٹی دے جاؤ، ابھی تو کوئی بھی نہیں جانتا، اس سے پہلے کہ بات پھیلے ہم آپس میں ہی معاملہ طے کر لیتے ہیں۔ مجھے تمہارے رشتے سے کوئی اعتراض نہیں، میں باقی سب کو بھی منا لوں گی۔ بے چارگی ہی بے چارگی تھی، بے بسی کی انتہا تھی۔ ایک لمحے کو تو شارق کو بھی جھٹکا لگا تھا، وہ تو کچھ اور طے کیے ہوئے تھا، مگر سب کچھ ایک دم بدلا تھا۔ معاملہ مجھے نہیں طے کرنا، آپ کی بیٹی کو طے کرنا ہے۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، میں آپ سے کس حد تک تعاون کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ ہرگز نہیں۔ نویرہ اور رفعت باجی جو بغور دیکھ اور سن رہی تھیں چونکی۔ شارق نے رفعت باجی کی طرف موبائل بڑھایا۔ لیم بات کر لیں اور اس کی بھی کروائیں، تب تک میں باہر کا چکر لگا لوں، دیکھوں وکیل صاحب اور مولوی صاحب آ چکے ہیں کہ نہیں۔ نویرہ کی طرف ایک چٹی نگاہ ڈالتے وہ باہر نکل گیا تو وہ گمسم ہو گئی۔ نہ جانے یہ شخص اب کیا طے کیے ہوئے تھا۔ السلام علیکم خالہ جی، رفعت باجی کی آنکھیں بھر آئیں۔ نہیں میں رفعت ہوں، شارق نے بلوایا تھا۔ شکر اللہ کا، ورنہ نویرہ کے خیال سے دل ہول رہا تھا، کیسی ہے وہ بد نصیب۔ دوسری طرف خالدہ بیگم بھی رونے لگی۔ خالہ جان پلیز ضد نہ کریں، نبیل بھائی اور ساجد کو کہیں مان جائے، شاید کوئی عزت کی راہ نکال آئے، ورنہ شارق تو نکاح کا سارا انتظام کیے ہوئے ہے، بس نویرہ ہی ڈٹی ہوئی ہے۔ جانتی ہوں، بتا چکا ہے مجھے سب، نبیل اور ساجد جو میں کہوں گی وہ کریں گے۔ اپنے خاندان کی عزت کے لیے یہ کڑوا گھونٹ بھر رہی ہوں، ورنہ میری ہیرے جیسی بیٹی کو رول دیا شارق نے، اسے اب کون بہانے آئے گا، وہ اب دیدہ ہو گئی۔ خالہ جان پلیز حوصلہ رکھیں، ہم نے شارق کا برا نہ چاہا تھا کبھی، ہمیشہ اسے میں نے نبیل اور ساجد کی سی اہمیت دی ہے، مگر اس وقت سارا خاندان جمع ہے، وہ رشتہ دار بھی جو ابھی تک نواز سے رشتہ ختم ہو جانے سے بے خبر ہیں، شادی اٹینڈ کرنے آ چکے ہیں، فاروق، رضیہ، زبیدہ، حمید سب ہیں، نویرہ کا بار بار پوچھ رہے ہیں، میں کیا بتاؤں ان کو؟ نبیلہ نے یہی کہا ہے کہ زوہا کے ساتھ اس کے میکے گئی ہے، صبح تک آ جائے گی، مگر کیا کروں، ساری عمر کیسے جھوٹ بولیں گے ہم؟ شارق سے کہو ہمیں اس کی ہر شرط منظور ہے، وہ جس قسم کے سٹیمپ پیپر پر جو بھی لکھوانا چاہتا ہے، جیسا بھی کہے گا ہم لکھ دیں گے، مگر ہمیں رسوا نہ کرے، یا پھر میری بیٹی کو مار کر اس کی لاش بھیج دے، میں صبر کر لوں گی۔ خالہ جان، رفعت آپی نے دہل کر کہتے ہوئے نویرہ کو دیکھا جو لب بھینچے بڑے صبر سے دیکھ رہی تھی۔ نویرہ کہاں ہے؟ اس سے بات کرواؤ، میں سمجھاتی ہوں اسے، ضد چھوڑ دے، ایک اغوا شدہ لڑکی کے مقدر میں شاید ایسے ہی مرد لکھے ہوتے ہیں۔ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے انہوں نے گویا رفعت باجی کے دل پر گھونسا مارا تھا۔ شارق، تمہیں خدا سمجھے، نہ حق غضب کمایا تم نے۔ بہتے آنسوؤں سے انہوں نے موبائل نویرہ کو تھما دیا تھا۔ نویرہ نے جھپٹ کا موبائل کان سے لگایا تھا۔ اماں، روتی بلکتی آواز سمیت وہ لڑکھڑا سی گئی تھی۔ رفعت آپی نے سہارا دے کر بستر پر بٹھا دیا۔ اماں، ماں کو روتے سن کر وہ سارے ضبط کھو گئی تھی۔ اماں خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکلوائیں، اماں، وہ گویا خود پر اختیار ہی کھو گئی تھی۔ نویرہ، میری بچی، رونا نہیں، صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انہوں نے اپنے آنسو صاف کر کے اسے تسلی دی تھی، مگر اسے قرار کہاں تھا؟ کہاں سے کروں صبر اماں، مر رہی ہوں میں یہاں پل پل۔ رفعت باجی نے اسے محبت سے بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ اماں،
भला क्या बिगाड़ा था मैंने इस शख्स का, क्यों पीछे पड़ गया है मेरे। वो बेलक ही तो गई थी। दूसरी तरफ अम्मा मुश्किल में घिर गई। औरत बहुत बड़ी फितना होती है, जैसे दौलत और हुस्न होता है। मर्द अपनी करनी पर आए तो कुछ नहीं देखता, खानदानी नजाबत और इज्जत और आबरू तक मलियामेट हो जाती है। मैं तो खुद भी जुर्म पूछ पूछ कर थकी हूँ। वो कहता है वो सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में ऐसा कर रहा है। अल्लाह बेहतर जानता है, दिलों के हाल वही जानता है। ये मोहब्बत है या वक्ती कशिश। अल्लाह तुम्हारा मुकद्दर अच्छा करे। एक दाग लग गया है सारी उम्र के लिए। अम्मा की आवाज़ की शिकस्त और रेख उससे तोड़ फोड़ गई थी। नवेरा, ध्यान से मेरी बात सुनो। अगले ही पल अम्मा का मजबूत लहजा उसे खुद को संभालने पर मजबूर कर गया था। साजिद और नबील इंतकाम में अंधे हो रहे हैं। तुम्हें तो मैं खो ही चुकी हूँ, अब अपने घर में मजीद आग लगते नहीं देख सकती। ऐसी सूरत में कि जब रखवाला ही चोर निकल आए तो। नबील और साजिद को कस्मों वादों से मैंने मजबूर कर लिया है। शारिक ज़ुमान से भी कह चुकी हूँ। कल तुम्हारी नवाज इनकार करके ना भागता तो भी रुखसती करना ही थी ना। शारिक इस हद तक चला गया है तो अब कोई राह नहीं बची। शारिक को मैंने राज़ी कर लिया है। निकाह वो तुमसे वहीं करेगा, फिर तुम्हें हमारे पास भेज देगा। कल सारे ख़ानदान के सामने मैं तुम्हें उसके साथ रुखसत करने का वादा कर चुकी हूँ। अम्मा, नवेरा की चीख उसके हलक में ही कहीं घुट गई। मैं मजबूर हूँ, अभी तो कोई भी नहीं जानता। हत्ता कि जुबैदा और फारूक वगैरह से भी छुपा लिया है। आपा को भी मना कर चुकी हूँ। सिर्फ शारिक और रिफत हैं ये हमारे घर के अफराद। अपने सर पर मट्टी कौन नहीं डालेगा। शारिक जिद पर है, अभी वो तुम्हें अपनाने को तैयार है। कल कलां को कोई बात निकल गई तो मैं क्या लोगों को कहती फिरूंगी। लोग नहीं देखते कि कसूर किसका है, लोग तो सिर्फ मौजू देखते हैं। तुम मेरी लाडली चहीती बेटी हो, तुम्हारी जिल्लत में कैसे बर्दाश्त कर लूँ। अभी माँ की मजबूरी को समझो, जैसा शारिक कहे कर लो। अम्मा, मैं मर जाऊंगी। मर तो हम भी गए हैं जीते जी। अम्मा अब खोल कर रो रही थी। इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। शारिक हर हद पार कर गया है, उसे समझाना बुझाना बेकार है। तुम ही अकल से काम लो। मेरी बच्ची, अपनी माँ को जीते जी मत मारो। उसकी तरफ से तुम बदगुमान थी और उसने तुम्हारे ऊपर जब हाथ डाला था तो जिक्र करती, हम कोई सद्देबाप करते। अब तो तूफान आ चुका है, पानी सर से गुजर चुका है। अब तो सिर्फ नुकसान के तखमीला लगाने का वक्त है। कुल पूंजी लुट चुकी है, अब क्या करूं। अम्मा ने रोते हुए कॉल बंद कर दी थी गोया। नवेरा मोबाइल बिस्तर पर फेंकते रिफत बाजी के गले लगकर ऐसे रोई जैसे कोई अपनी मौत से पहले रोता है। शायद पहली और आखिरी दफा का रोना था, या फिर सारी उम्र का। खालदा बेगम से बात करने के बाद वो ऐसी गुमसुम हुई कि मज़ाहमत, इनकार सब भूल भाल गई थी। रिफत बाजी और एसपी अंजुम की बेगम इरम ने मिलकर उसे तैयार किया था। निकाह से 15 मिनट कबल नवेरा अपने सामने साजिद भाई, अम्मा और साजदा भाभी को देखकर भौंच कर रह गई। नवेरा, अम्मा ने उसे गले लगाकर जो प्यार किया तो नवेरा जो खुद को बमुश्किल संभाल रही थी फिर टूट गई। वो लड़की ही तो थी, एक आम और कमजोर सी मखलूक। भला इन मुतवातिर होने वाले हादसात से बिखरती ना तो क्या करती। उसके जब्त के लिए ये कड़ा इम्तिहान था। जी चाह रहा था कि बस मौत आ जाए या दिल बंद हो जाए। आप लोग कैसे आए? शारिक का ही कोई आदमी ले गया था लेने, शायद कोई दोस्त था। अम्मा ने सजी संवरी नवेरा को देखकर नजरें चुराई तो नवेरा के दिल से हूक उठी। अम्मा, ऐसे क्यों हो रहा है? दुआ करें ना मुझे बस मौत आ जाए। साजदा बाजी ने तड़प कर उसे देखा तो अम्मा ने उसे यूं बाजुओं में समेट लिया जैसे किसी नागहानी से बचाने को माँ बच्चों को समेट लेती है। बस अब नहीं रोना, सब्र से, हौसले से। देखो मुझे, मैं भी तो बर्दाश्त कर रही हूँ। अपनी बेटी पर इख्तियार नहीं रहा मेरा। मेरे दुख का कोई अंदाज़ा लगा सकता है? नवाज कालक मल गया है हमारी पेशानियों पर, फिर भी इज्जत की गिरती इमारत को संभालने की तगोदौ में अपना सब कुछ दाव पर लगा रही हूँ। साजदा बाजी ने उसके हाथ थाम कर उसे जब्त का इशारा किया तो वो अम्मा के सीने में सर दिए आंसू बहाती रही। कुछ देर बाद इरम, उसका शौहर और साजिद भाई निकाह ख्वाह के हमरा चले आए थे। एजाब व कबूल के मराहिल से गुजरते हुए वो लड़खड़ा गई थी। जिस शख्स की सूरत से भी नफरत महसूस होती थी, उम्र भर के लिए उसके नाम पर मसलूब ठहरी थी। रजिस्टर पर साइन करते हुए कलम कई बार लड़खड़ाया था। साजिद भाई लब भींचे सारी कार्रवाई देखते रहे थे। निकाह ख्वाह के जाते ही उन्होंने नवेरा को साथ लगा लिया। शारिक ने इस काबिल तो नहीं छोड़ा, मगर तुम्हारे लिए दुआ है, खुश रहो। कैसा हारा टूटा लहजा था। वो अम्मा के सीने में मुंह छुपाकर ऐसे रोई कि कमरे में मौजूद हर आंख अश्कबार हो गई। रोने से सारा मेकअप धुल चुका था। इरम ने सारा मेकअप दोबारा संवारा और फिर उसे थाम कर बाहर ले आई और वो बुत बनी उनके अहकामात पर अमल करती रही।
अम्मा ने एक गहरी सांस खारिज करके उसके साथ कदम बढ़ाए थे। शारिक जुमान उस वक्त अपने दोस्त एसपी अंजुम के फराहम करदा घर में था। दोस्त अहबाब सब वहीं मौजूद थे। उसने ये सारी कार्रवाई अच्छी खासी गैदरिंग इकट्ठी करके सर अंजाम दिलवाई थी। निकाह होने तक वो नवीरा की तरफ से खौफजदा था। अब जबकि निकाह हो चुका था, सजी संवरी नवीरा को सोफे पर ला बिठाया गया था, तो वो मुतमईन भी हो गया था। एसपी अंजुम ने भी उसे भी नवीरा के पहलू में ला बिठाया था। फोटोग्राफर धड़ाधड़ तस्वीर लेने लगा था। अम्मा और साजदा बाजी की आंखें बार बार नम हो रही थी। किस कदर एहतमाम से उनकी जिल्लत और रसवाई का बंदोबस्त किया गया था। शारिक जुमान ने उनके साथ जो किया था सारी उम्र का घाव था, जो शायद ही भरता। अपनी इज्जत व वकार का पास था कि वो चुप थे, मगर अंदर तो एक कयामत की सी मज़ाहमत थी। तस्वीर के सिलसिले के बाद खाने का दौर चला था। अच्छी लग रही हो। एसपी अंजुम और उनकी बेगम तमाम मेहमानों को दूसरे कमरे में, जहां खाने का एहतमाम था, ले गई थी। बसद इसरार वो रिफत बाजी, साजदा और अम्मा को भी ले गई थी। इस वक्त कमरे में दोनों ही थे। शारिक जुमान ने झुके सर को ऊपर उठाते भरपूर निगाहों से देखते हुए कहा, तो नवीरा ने एकदम नफरत से उसका हाथ झटक दिया। अंदर मर जाने की ख्वाहिश इतनी शदीद थी कि होंठ कुचल कर रह गई। ये शख्स उसकी हयात की सबसे बड़ी आजमाइश था। शायद हाथ झटक देने से तुम मेरे इस इख्तियार से बाहर नहीं हो जाओगी, जो कुछ देर कबल के निकाहनामे से मैं ये इख्तियार हासिल कर चुका हूँ। भूल है तुम्हारी, मैं इतनी सस्ती नहीं हूँ। गजब की फनकार थी। शारिक जुमान ने शिद्दत से महसूस किया, फिर हंस दिया। नवीरा के जिगर जिगर करते सरापे ने आंखों को जगमगा दिया था। अब तो ऐसे मत कहो, मिसेस शारिक बन चुकी हो। नवीरा बेबसी से रो दी। दोनों साथ साथ सोफे पर ही बैठे हुए थे। ये एक दरमियाने दर्जे का कमरा था जहां मेहमानों का इंतजाम किया गया था, मगर अब कमरा खाली था। शारिक जुमान को उसके वजूद से शमे फूटती महसूस हुई। इस वक्त तो कुछ भी बुरा नहीं लग रहा था। मनचाही दौलत मिल रही थी, निगाहें खैरा कुन हो रही थी, दिल अलोही तराने गाने को मचल रहा था। फतह से मसरूर शादा और रख्सा। जानती हूँ मैं इस वक्त कितना खुश हूँ, काश तुम अंदाजा लगा सको। मुझ जैसा आशिक सादिक तो तुम्हें जमाने भर में कहीं न मिलता। तुम्हारे लिए आग का दरिया पार किया है। दाद नहीं दोगी मेरे हौसले की? नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। देखो कैसा तुम्हारी अम्मा, भाई, बहन इस निकाह को कामयाब बनाने के लिए चले आए हैं। नवेरा ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। वो इस वक्त इस शक्ल कल्ब की रोदात सुनना भी नहीं चाहती थी। अपनी शिकस्त सुनकर रहे सही औसान भी खता होने को थे। जालिम हमेशा जुल्म करके खुश ही होता है। फूट फूट कर रोने की ख्वाहिश में उसने कहा था। ये तो वक्त ही बताएगा कि हम जालिम हैं कि मजलूम। फिलहाल तो मुझे अपना आप इस आशिक सादिक के मानंद लग रहा है जिसकी मोहब्बत बार दरियाब ठहरी है। उधर तो सरशारी का आलम था, कुछ असर ही न था। वो मुतमईन था। नवीरा ने सख्ती से होंठ दांतों तले दबा लिए। क्या फायदा इस दीवार से सर फाड़ने का? खाने के बाद मेहमान रुखसत हो जाएंगे और खालदा चची वगैरह तुम्हें अपने साथ ले जा रही हैं। मैं साजिद और चची से लिखवा चुका हूँ तहरीर में। तुम्हें किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाया उन्होंने या तुम्हें मेरे साथ रुखसत करने में कोई वादा खिलाफी की तो मैं अदालत तक चला जाऊंगा। मैं सर धड़ की बाजी लगाकर इस मैदान में कूदा हूँ। तुम्हारे भाई और वालदा को बावर करवा चुका हूँ। अब तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि अपनी जज्बातियत के हाथों कहीं तुम खुद को नुकसान न पहुंचा लो। अगर तुमने ऐसी किसी हिमाकत की कोशिश की तो मैं तुम्हारे खानदान को जिंदा दरगोर कर दूंगा। समझ रही हो ना तुम? नवेरा फटी फटी आंखों से उसकी बकवास सुनती गई। किस कदर कसाब था ये इंसान। कल तुम्हारी रुखसती तय है। अगर तुम्हारी फैमिली ताउन करेगी तो तुम्हारी गुमशुदगी और इस निकाह की सारी कार्रवाई खुफिया रहेगी, वरना फिर जो भी होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। नबील की तरफ से मुझे खौफ है, मगर मुझे कोई परवाह नहीं। ये निकाह की सारी कार्रवाई कानूनी कवायद के तहत वक़्फ़ पज़ीर हुई है। एसपी अंजुम तुम्हारे भाइयों पर मुकम्मल गिरफ्त रखे हुए हैं। अगर उन्होंने कोई चालबाजी करने की कोशिश की तो याद रखना इस तरफ से भी अमली कार्रवाई होगी। अपनी बीवी को हफ्ज़े बेजा में रखने के जुर्म में सीधा जेल में भिजवा दूंगा। वो हैरत से खून सफ़ेद होते देख रही थी। ये वकील और निकाह ख्वाह कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं। तुमसे रिश्ता कायम करना मेरे लिए कोई मुश्किल ना था। इन लोगों का ताउन मेरे लिए तशक्कुर का बायस है कि कल कला को कोई मसला उठा भी तो मेरी हैसियत मजबूत होगी। ये फोटोग्राफर, ये तस्वीर, तुम्हारे भाई, माँ और बहन की मौजूदगी, कोई चीज़ भी मेरे खिलाफ नहीं जा सकती। अब तो मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ कि ये सब मेरे और तुम्हारी फैमिली के दरमियान तय हुआ है, मगर कल तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले आऊँगा, ये जहन में रखना। ये सारी धमकी आमेज गुफ्तगू नवीरा के लिए आसाब पर हथौड़े की मानत बरस रही थी। वो नॉर्मल आसाब की मालिक ना होती तो भी ये सब उसके आसाब को तोड़ फोड़ देता।
وہ تو پہلے ہی ضبط کے مراحل سے گزر رہی تھی۔ ان دھمکی آمیز ہدایتوں پر وہ سسکی بھرتے صوفے کی پشت پر سر ٹکا کر آنکھیں موند گئی۔ نویرا، شارق کو ایک دم احساس ہوا کہ اس کے اعصاب پر کچھ زیادہ ہی بوجھ ڈال گیا ہے۔ اس نے اگلے ہی پل ٹون بدل کر پکارا تو نویرا نے نفرت سے مزید آنکھیں بند کر لی۔ وہ اس شخص کی آواز بھی سننا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو یوں ہی بے حواس پڑے رہنے دیا۔ یا اللہ، بس مجھے موت آ جائے۔ بڑی شدت سے اس نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا۔ ماما، تائی جان کے سارے طرز عمل اور شدید رد عمل کے پیچھے کیا محرکات کار فرما ہے؟ ایسی کیا بات ہے جس نے ان کے دل میں موجود ہمارے خلاف نفرت کے زہر کو اس انداز میں ہم پر اچھالا ہے؟ ایسا کیا کیا آپ نے ان کے ساتھ کہ آج آپ کی اولاد بھی زیر عتاب آ چکی ہے؟ زرش کے استفسار پر شائستہ حیران رہ گئی تھی۔ گستاخی معاف، مگر مجھے علم ہونا چاہیے۔ آپ نے مجھے ہمیشہ منع کیا ہے کہ میں تائی ابو کے ہاں نہ جاؤں۔ آپ نے ہر بار مجھے تائی امی کے طرز عمل کا حوالہ دیا اور سختی کی، مگر کیا ہوا؟ میں ہر بار آپ کے ہزار منع کرنے کے باوجود وہاں گئی کہ مجھے اگر ایک طرف وہاں کی محبتیں اپنی طرف کھینچتی تھیں تو دوسری طرف تائی امی کے رویے کی وجہ کیا ہے؟ آپ مجھے صاف بات بتانے کے بجائے مختلف بہانوں سے وہاں جانے کو کیوں منع کرتی ہیں؟ آپ نے مجھے اشاروں میں سمجھایا، کبھی اصل وجہ نہ بتائی۔ اگر اس سب میں میری حماقتوں کا ہاتھ ہے تو آپ بتائیں، باقی سب کس کھاتے میں جاتا ہے؟ شائستہ حیران و ششدر دیکھے گئی۔ وہ اسے ابھی تک کم عمر ناسمجھ سی بچی سمجھ کر نظر انداز کر رہی تھی، اپنی طرف سے مکمل احتیاط برتتے تھی، مگر زرش اس انداز میں ان کے ان اعمال کو محسوس کرے گی، ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اتنا کچھ سہ کر بھی تو مجھے عقل آ رہی ہے۔ کیا تھا اگر آپ مجھے بھی وہ ساری کتھا پہلے کہہ دیتی جو ہادی آپا اور کچھ حد تک نوشی بھی جانتی ہیں؟ ان کے قدموں میں بیٹھی ان کے ہاتھ تھامے اسے بہت خفا انداز سے انہیں دیکھتے ہوئے شکوہ کیا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ انہوں نے ٹالنا چاہا تھا مگر وہ اتنی ہی سختی سے بول اٹھی۔ ہرگز نہیں ماما، آپ کی بیٹی پر کوئی جھوٹا الزام نہیں لگا۔ اتنا بڑا بہتان میرے لیے تو مر جانے کا مقام ہے۔ بتائیں مجھے ایسی کیا بات ہے جو ہادی آپا کی ذات کے بعد اب مجھے بھی اپنی لپیٹ میں لے چکی ہیں؟ اب کی بار شائستہ بیگم انکار نہیں کر سکی تھی۔ حیرت سے زرش کو دیکھتے نظریں چرائی تھیں۔ والدین اگر بچوں سے کچھ چھپاتے ہیں تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی پردہ داری کرتے ہیں۔ پھر تم میری نظر میں ابھی بھی کم عمر سی جذباتی سی بچی ہو۔ تمہیں کچھ کہہ سن کر تمہارے رشتوں سے متنفر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تم تایا کی فیملی سے جس قدر اٹیچ تھی، میرا نہیں خیال تھا کہ تمہیں ذہنی طور پر پریشان کروں۔ اگر مجھے علم ہوتا یہ سب بھی ہونا ہے تو ہادی کے بعد تمہاری طرف سے کبھی غفلت نہ برتتی۔ ہر چند کہ میں نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی کہ ایسی کوئی صورتحال نہ ہو جو طاہرہ کے گھٹیا پن کو دکھانے پر مجبور کر دے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ہادی کے معاملے میں تو بات گھر میں ہی دب گئی تھی۔ وہ تمہاری ذات کے پرخچے اڑاتی اس طرح تشتے ازبام ہو سکتی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ ٹھہرے تو زرش نے محبت سے ان کے ہاتھ مضبوطی سے گرفت میں جکڑ لیے۔ میں نے تو طاہرہ کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، مگر قصوروار ٹھہرا دی گئی۔ آپ دیدہ لہجے میں انہوں نے اپنے آنسو صاف کیے۔ تم نے معراج بھائی کا گھر دیکھا ہے؟ انہوں نے طاہرہ کے سب سے بڑے بھائی کا نام لیا تھا۔ اس نے سر ہلا دیا تو انہوں نے ایک گہرا سانس لیتے گفتگو آگے بڑھائی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم اور تم ہمارے تایا یعنی ظہیر الدین صاحب اکٹھے ہی ایک گھر میں اوپر تلے رہائش پذیر تھے۔ تایا کی کل 6 اولادیں، معراج بھائی، صابر بھائی، قیصرہ، منصور، قمر النساء اور سب سے چھوٹی طاہرہ تھی۔ ہمارے ابا جی کے ہاں صرف ہم 2 بہن بھائی ہی پیدا ہوئے تھے۔ ابا جی اور تایا جان اکٹھے ہی کاروبار کرتے تھے۔ شائستہ بیگم دور کہیں خلاؤں میں کھوجتے ساری کتھا سنا رہی تھی۔ زرش یہ سب جانتی تھی۔ بڑے صبر سے وہ ایک ایک لفظ سماعت میں اتار رہی تھی۔ ابا جی کو ان کے کسی دوست نے اپنے ساتھ شراکت داری میں بزنس کرنے کو کہا تھا۔ اس زمانے میں تایا اور ابا جی درمیانی درجے کی آمدنی کے مالک تھے۔ ابا جی نے تمہارے دادا اور ہمارے خالو صاحب سے قرض لیا تھا اور پھر کاروبار شروع کر دیا۔ قسمت اچھی تھی، خوب محنت رنگنانے لگی۔ سالوں میں ہمارے دن پھیرے تھے۔ ابا جی نے تایا کو سارا کاروبار سونپ کر اپنا علیحدہ سے بزنس شروع کر لیا تھا۔ ہمارے خالو شروع سے ہی رئیس انسان تھے۔ دولت کی فرامانی ان کے ہاں شروع سے ہی تھی، لحاظ و مروت والے انسان تھے۔ ابا جی نے کچھ ہی عرصے میں ان کا قرض واپس کر دیا تھا۔ طاہرہ مجھ سے عمر میں 1-1.5 سال چھوٹی تھی۔ جمال بھائی کی ولادت کے کئی سالوں بعد میں پیدا ہوئی تھی۔ میں اور طاہرہ ایک ہی کلاس میں ایک ہی تعلیمی ادارے سے تعلیمی مدارج طے کرتے آگے بڑھتے تھے۔ طاہرہ سے میری شروع میں اچھی دوستی تھی، خوب پیار ہوتا تھا ہم دونوں میں۔ معراج بھائی کی شادی تایا جان نے ہماری کم عمری میں ہی کر دی تھی۔ البتہ ہم دونوں FSC میں تھیں جب صابر بھائی کی شادی ہوئی تھی۔ قیصرہ آپا کی طبیعت شروع سے ہی عجیب تھی، حرص و طمع سے بھرپور۔
उन्हें मुझसे खुदा वास्ते का बैर होता था। मैं वालदैन की इकलौती ही नहीं, खानदान भर की लाडली चहीती बेटी थी। ताया की तीनों बेटियों की निस्बत हर कोई मुझे फौक़ देता था और कैसर आपा को ये बात बड़ी खटकती थी। शुरू शुरू में उन्होंने सिर्फ मेरी बातों, मेरे कपड़ों पर तनकीद शुरू की थी, मगर ये सिलसिला बढ़ता चला गया तो उन्होंने मेरी तालीम से लेकर मेरे कहीं आने जाने, किसी से मिलने मिलाने पर भी तनकीद करना शुरू कर दी। हमारे ताया जान तो ऐसी तबीयत के मालिक न थे और ना ही ऐसी हासदाना फितरत हमारी ताई मरहूम की थी। ना जाने वो किस पर चली गई थी। महराज भाई से लेकर ताहिरा तक कोई भी कैसरा आपा के तौर तरीकों को पसंद न करता था। उन्हें अपनी मनमानी करने की आदत थी। अपनी से छोटे कमरों निसा और फिर ताहिरा पर खुसूसी रोब रखती थी। ये दोनों उनसे दबती भी थी। उन्हें बंदे को अपने जेर करने का फन आता था। वक्त गुजरता चला गया। हमारे अब्बा जी की हैसियत खासी मुस्तहकम हो गई तो अब्बा जी ने उसी घर में अपने हिस्से पर नए जदीद तर्ज का बंगला तामीर करवा लिया। हमारे इस इकदाम से ताया की पूरी फैमिली एक अजीब से कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गई थी। अब्बा जी ने बड़ी कोशिश की कि ताया जान उनके साथ मिलकर काम करे, मगर उन्होंने साफ कह दिया कि अगर तुम्हें मेरे साथ मिलकर काम ही करना होता तो तुम अलहदा कारोबार शुरू ही क्यों करते। उनके दिल में कदूरत आ चुकी थी और अब्बा जी उन्हें समझाते रह गए कि इस काम में तरक्की के मदारिज न थे। सो उन्होंने दूसरा काम शुरू किया था। अब जबकि वो अपने कदम जमा चुके हैं तो अब दोनों के मिलकर काम करने में क्या हर्ज है। मगर ताया जान बड़े अनापरस्त थे। उन्होंने अब्बा जी की बात कतई न मानी और दिलों में मैल आना शुरू हो गया। वक्त गुजरने का नाम है, सो गुजरता रहा। जमाल भाई जो साबिर भाई के हम उम्र थे, उनका रिश्ता हमने नफीसा आपा से तय किया तो सईद भाई, तुम्हारे पापा और खालू जान वगैरह की आमदोरफ्त हमारे यहाँ खासी बढ़ गई। पहले वो बहुत कम आते थे, किसी फंक्शन या दावत वगैरह पर ही आना होता था, वो भी सिर्फ खाला और खालू या कभी कभार नफीसा आपा भी आती थी। तुम्हारे ताया और चचा और पापा अपनी तालीमी मसरूफियात की वजह से कम ही कहीं आते जाते थे। नफीसा आपा का रिश्ता तय होने के बाद आमदोरफ्त बढ़ी तो मुझे अंदाजा हुआ कि सऊद अहमद की दिलचस्पी मेरी ज़ात में कुछ बढ़ने लग गई है। उन्होंने कभी इजहार तो न किए, बस उनके रवैयों से ही मुझे अंदाजा होता रहा। इस राज से सिर्फ मैं या तुम्हारे पापा बाखबर थे, मगर न जाने कब और कैसे कैसरा आपा इस राज को पा गई और उन्होंने मेरी जिंदगी अजीरन करने में कोई कसर न छोड़ी। आते जाते मायने खेज बातें, तंजिया जुमले, मैं बहुत तहम्मुल शराफत से उन्हें बर्दाश्त करती रही कि यहाँ तक कि नफीसा आपा ब्याह के हमारे घर चली आई। वो तसलसल से बोलते बोलते रुक गई थी। जरिश ने चौंक कर उन्हें देखा। जरिश की बेताबी उरूज पर थी। मामा जान, फिर क्या हुआ? कैसरा आपा हासिद फितरत के साथ साथ बड़ी सतही सोच की मालिक वाक़ई हुई थी। उन्होंने मेरे साथ साथ नफीसा आपा से भी बैर बांध लिया था। आपा तो हैरान रहती कि कैसरा उनसे इस कदर खार क्यों खाती हैं, मगर हर बार हम कैसरा की आदत कहकर उन्हें टाल जाते थे। सिर्फ हम ही लोग नहीं, कैसरा की फितरत से ताया की पूरी फैमिली भी बखूबी आगाह थी और अक्सर औकात उनके अंदाज़ व अतवार से हर कोई नाला रहता था। कैसरा की कुछ फितरत ऐसी थी कि वो हर अच्छी और दिलपसंद चीज़ को सिर्फ अपने कब्जे में, अपने ज़ेरे तसल्लुत देखना चाहती थी। नफीसा आपा की शादी से सईद भाई और सऊद अहमद हमारे यहाँ अक्सर आने लगे। वो लोग जब भी आते कैसरा आपा हमारे यहाँ मुस्तकिल आमद धमकती। शुरू में तो हमने बहुत नज़रअंदाज किया, मगर जब सईद भाई ने नफीसा आपा से कैसरा की चालाक फितरत की तरफ से नापसंदीदगी का तस्करा किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि कैसरा आपा क्या चाहती हैं। दरअसल वो किस्मत पर शाके रहने वाली इंसान ना थी और सईद भाई अपनी तमाम तर मर्दाना वजाहत, सुलझे हुए अंदाज व अतवार समेत किसी को भी मुतासिर कर सकने की सलाहियत के मालिक थे। कैसरा उनकी हर बार हमारे यहाँ आमद पर कुछ ऐसी हरकत कर जाती कि वो जिच हो जाते थे। एक दिन उन्होंने नफीसा आपा से साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि वो उस लड़की को समझाएं, वरना वो किसी किस्म की रिश्तेदारी का लिहाज नहीं रखेंगे। आपा के इस्तफसार और कुरैत पर उन्होंने इंकशाफ किया कि कैसरा आपा ने उनसे खुलेआम इजहार मोहब्बत फरमाया है। आपा ने अम्मा से बात करने के बजाय मुझसे बात की और कहा कि मैं कैसरा से बात करूं, और जब मैंने कैसरा से बात की तो वो हत्ते से ही उखड़ गई। मेरी जो इज्जत अफजाई उन्होंने की वो अलहदा, उन्होंने तो नफीसा आपा और सईद भाई को भी ना बख्शा। मुझे अभी तक ये अल्फाज नहीं भूलते। सईद अहमद किस जुर्म में है? मुझ पर इल्ज़ाम लगाने की जुर्रत कैसे की उसने? इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ। सईद अहमद को किस चीज़ का गुरूर है? मट्टी में ना मिला दिया उसका गुरूर तो कहे। उस धमकी को मैं वक्ती इश्तियाल का सबब समझी थी, मगर आने वाले हालात और वाक़यात ने साबित कर दिखाया कि महज धमकी न थी, तबाही का एक रेला था जो सिर्फ हमारी ही नहीं, सईद भाई की जिंदगी की तमाम खुशियों को भी खाकिस्तर कर गया था। शाइस्ता बेगम ने पुरमिलाल अंदाज में कहते अपनी भीगी पलकों को साफ किया। फिर कैसरा आपा के दिल की कुदूरत मजीद बढ़ी। हाँ, ताहिरा का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा होता था। ताहिरा कम गो धीमे मिजाज की मालिक लड़की थी और कैसरा आपा को उस पर मुकम्मल कंट्रोल था। चूंकि घर भर में मैं सबसे छोटी थी,
ताया और ताई की वो तवज्जो मोहब्बत उसे कभी मैसर ना आ सकी जो कैसरा आपा दीगर बहन भाइयों को मिली थी। जवाबन वो अपनी जात पे सिमटी सिमटाई लड़की के रूप में सबके सामने आती थी। हम वक्त दूसरों के इशारे पर सर झुकाने वाली, माँ बहन भाइयों की जी हुजूरी करने वाली, हर कोई उस पर रोब रखता था। छोटी सी बात पर बुरी तरह डांट दिया जाता था, जिसकी वजह से उसके अंदर कॉम्प्लेक्स पैदा होता चला गया कि वो गैर अहम है। हाँ, घर से हटकर स्कूल और कॉलेज में बिल्कुल मुख्तलिफ ताहिरा के रूप में नजर आती थी। वो ज़हीन थी, उसके असातिज़ा उसकी जहानत की तारीफ करते थे, वो खुश होती थी। ऐसा लगता था कि जैसे घर की जानिब से अपने गैर अहम होने का मलाल मिटने लगा हो। मगर वो ज़हीन होने के बावजूद घरेलू सतह पर बुद्धू और अहमक सी मशहूर थी, जिसने जो कहा कर दिया, जिसने जिधर चलाया चल दी। खासतौर पर कैसरा, जिनकी फितरत में दूसरों पर हुक्मरानी का जज्बा बदर्ज अतब मौजूद था, उन्होंने उसे कभी किसी लायक न समझा था, और ताहिरा हमेशा उनके जेर असर रहती थी। उनसे खाइफ, उनके हर हुक्म पर फर्म बरदारी से सर झुकाने वाली जी हुजूर लड़की। कैसरा का आपा का रिश्ता आया तो उन्होंने खूब वावेला मचाया, मगर हमारे ताया जान बड़े उसूल परस्त इंसान थे, बेटी की फितरत से आगाह भी थे। उन्होंने उसके किसी एतराज़ को कोई अहमियत न दी और इस तरह कैसरा आपा ब्याह कर ससुराल चली गई। मैंने और नफीसा आपा ने उनकी शादी होने पर खुसूसी शुक्र किया था। कैसरा आपा की खुशकिस्मती कह लें या बदकिस्मती, उनके ससुराल भी वैसे ही मतलब परस्त और हासद फितरत की हामिल मिली। उनके शौहर तो हू बहू इन्हीं की फितरत के मालिक थे। कैसरा आपा जो रोते धोते रुखसत हुई थी, चंद ही दिनों में सारी ससुराल पर छा गई थी। मियाँ पूरी तरह उनकी मुट्ठी में थे। ससुराल नज़दीक ही थी, इसलिए हर दूसरे दिन मैके का चक्कर लगाना वो अपना फ़र्ज़ अव्वलीन समझती थी। अहमद खालू सईद भाई की शादी करना चाहते थे। पहले बिजनेस और फिर बिजनेस के झमेलों में वो शादी का प्रोग्राम मुलतवी करते रहे थे। सईद भाई अब सेटल थे तो खालू जान और खाला जान हमारे यहाँ आए थे उनके लिए मेरा हाथ मांगने। क्या? बड़े सब्र से सुनती जरिश की चीखें निकल गई थी। बेहद हैरानगी से शाइस्ता को देखा। फिर खाला खालू बेखबर थे, मगर नफीसा आपा तुम्हारे पापा की मेरे मुतालिक पसंदीदगी से बेखबर न थी। ठीक है, तुम्हारे पापा और हमारे दरमियान कभी सिलसिले में बातचीत न हुई थी, मगर एक खामोश ताल्लुक तो था ही। सईद भाई के इस रिश्ते से मुतालिक क्या जज्बात थे, मैं कतई लाइम थी। अम्मा और अब्बा जी ने सोचकर जवाब देने को कहा था। तो फिर मामा पापा से आपका रिश्ता कैसे तय हुआ? जरिश के लिए यह सब कुछ इंकशाफ से कम न था। उसकी हैरानगी काबिल दीद थी। अगले दिन ही सईद भाई हमारे यहाँ चले आए थे। वो कुछ परेशान और मुतफक्किर थे। मैं जो खुद भी उलझी हुई थी, उनको देखकर नजरें चुरा गई। ऐसे वक्त में जबकि रिश्ते की बात चल रही थी, उनकी आमद कुछ तज्जुब आमेज भी थी। जब उन्होंने गुमसुम और कतई लाताल्लुक़े से भरपूर अंदाज अपनाया तो मुझे भी खटक सी होने लगी। वो मेरे साथ बड़े हलीम और शफीक रहे थे, ऐसा रवैया तो कभी था ही नहीं। मैं परेशान भी हो गई, मगर मेरी परेशानी का हल तब मिला जब उन्होंने मुझसे अपनी परेशानी शेयर करते रिश्ते से इनकार किया था, बल्कि मुझसे शादी से इनकार किया था। जरिश की तवज्जो का खास ही आलम था। फौरन चौंकी। उन्होंने आपसे क्या कहा था? उन्होंने उस दिन मुझे बताया कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहते। मैं उनके लिए नफीसा आपा की तरह हूँ। उन्होंने मुझे हमेशा छोटी बहन समझा है। हाँ, उन्होंने ये बताया कि वो किसी को पसंद करते हैं और सिर्फ उसी से शादी करेंगे। मामा, जरिश के लिए इंकशाफ किसी एटम बम से कम न था। कौन थी वो? ताहिरा। जरिश को लगा उसके दिमाग के पर खच्चे उड़ गए हों। जी? उसका मुंह खुले का खुला रह गया था। हाँ, वो ताहिरा थी जिसे वो दिलो जान से पसंद करते थे, और ताहिरा चूंकि फैमिली में सबसे छोटी थी और ताहिरा से बड़े दो बहन भाई थे जो अभी गैर शादीशुदा थे, और सईद भाई ताहिरा की बारी आने के इंतजार में अपने घर वालों को न जाने कब से टाल रहे थे। तलखी से बताते उन्होंने जरिश को देखा तो जरिश ने अपने चटकते आसापा बमुश्किल काबू पाते सख्ती से मुंह बंद कर लिया। ये इंकशाफ सब पर भारी था। शारिक और नवेरा की शादी, जिसने भी सुना अंगश्ते बदंदा रह गया। फारूक साहब और हमीद साहब दोनों फैमिलियों के लिए अगले दिन नबील के फोन से मिलने वाली यह खबर किसी धमाके से कम न थी। आज ही रुखसती है। हाँ, दूर के मेहमान जो रात को ही आ चुके थे, नवाज और नवेरा की शादी समझकर उनके अलावा नज़दीकी तमाम मेहमानों को भी मदऊ करना है फ़ोन करके। पहले से तयशुदा इंतजामात के तहत ही ये शादी हो रही है। हमीद साहब ने सुना तो उन्हें खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। अभी रात ही की तो बात थी जब वो सारा खानदान बरादरी वहां मौजूद थे, मगर इस खबर का दूर दूर तक कोई ताल्लुक न था, और सुबह सवेरे ये खबर किसी एटम बम से कम न थी। सुबह सुबह रजा सो रहा था। हमीद साहब ने रिमशा और जुबैदा बेगम को बताकर फौरन एहसान साहब के घर की राह ली थी। फारूक चचा अपनी सारी फैमिली के साथ वहां चंद मिनट पहले ही पहुंचे थे। उनकी भी कमो बेश वही हालत थी जो हमीद साहब की थी। कल भी तो करनी थी। नवेरा पहले तो नहीं मानी थी, मगर जब मैंने समझाया तो मेरी बच्ची ने इनकार नहीं किया।
اللہ اسے اجر دے۔ شادی طے تھی، سارا کچھ تو طے تھا، خاندان گھر کی بات تھی، رات ہی فیصلہ کیا تھا ورنہ پہلے اطلاع دیتے ہم۔ خالدہ بیگم خود کو سنبھال چکی تھی، ان کے پیش نظر اس اقدام سے صرف بیٹی کی بقا نہ تھی بلکہ خاندانوں کی بقا تھی۔ وہ اگر شارق کی بات نہ مانتی تو عمر بھر کی دشمنی چل نکلتی۔ نبیل ابھی تک ناراض تھا، قسمیں وعدے نہ جانے کیا کیا کہہ کر انہوں نے اسے روکا ہوا تھا، ورنہ وہ تو شارق زمان کے خون کا پیاسا ہو رہا تھا۔ زوہا بھابھی کا میکا لاہور میں ہی آباد تھا، رات میں ساجد بھائی نے اطلاع دے دی تھی، وہ تو سارے حادثے سے بے خبر تھے۔ رات سے کال سنتے ہی دونوں بچوں کو لیے بھائی کے ساتھ چلی آئی تھی۔ رات کو بھی جو مہمان آئے ہوئے تھے دونوں بھابیاں اور ساجدہ بھابھی مل کر ہینڈل کر رہی تھیں۔ ادھر کے کیا انتظامات ہیں، ایسے بھی کیا پردے داری، شارق وغیرہ میں سے کسی نے ذکر تک نہیں کیا۔ اجلت میں فیصلہ کیا ہے، رات رفت تو کہہ رہی تھی کہ صبح وہ آپ دونوں کے ہاں آئے گی۔ حمید صاحب کے شکوے پر بہت متانہ سے انہوں نے جواب دیا تھا۔ فاروق صاحب گمسم سر جھکائے بیٹھے رہے۔ نواز نے جو کہا تھا عمر بھر کے لیے سر جھکا دیا تھا، وہ کچھ بھی کہنے کے قابل کہاں رہے تھے۔ شرمندگی و خجالت سے نظریں ملانے کا یارانہ تھا۔ دوپہر تک نزدیکی تمام مہمان آ چکے تھے۔ نبیل نے شادی کے لیے پہلے ہی ہوٹل بک کروایا ہوا تھا، مگر نواز کے انکار نے سب کچھ بکھیر کے رکھ دیا تھا۔ اپنی پے در پہ آنے والی پریشانیوں میں وہ نواز کے انکار کے بعد ہوٹل کی انتظامیہ سے معذرت بھی نہ کر پائے تھے، اور اب یہی بکنگ ان کے کام آ رہی تھی۔ بے شک ان کے گھر کا کوئی بھی فرد خوش نہ تھا، ہر کوئی آنکھوں میں آنسو لیے مصروف عمل تھا، لیکن اپنی عزت کے خیال سے ہر کوئی ضبط کی سل اٹھائے برداشت کرنے پر مجبور تھا کہ مقابل شارق زمان ہی نہیں نویرہ تھی، ان کی عزیز ترین بہن، ان کے خاندان کی عزت و وقار۔ وہ اپنی بہن کے لیے شارق زمان کے نام کا کڑوا گھونٹ بھرنے پر مجبور تھے۔ اس سارے عمل میں سب سے خراب کنڈیشن نویرہ کی ہو رہی تھی، جو بھائیوں سے نظریں چرانے پر مجبور تھی۔ زندگی نے ایک دم رخ بدلا تھا، پل پل مرنے جینے کے مراحل سے گزر رہی تھی۔ شارق زمان ایام گزشتہ میں جو کچھ کر چکا تھا اور اب جو کرنے جا رہا تھا وہ کسی امتحان سے کم نہ تھا۔ نویرہ اپنے اوپر ضبط کی چٹان اٹھائے اپنی بھیڑ دینے پر مجبور تھی۔ دوپہر ڈھلنے لگی تو نبیلہ نویرہ کو پارلر لے جانے کو چلی آئیں، ساتھ میں اماں بھی تھی۔ مجھے نہیں جانا۔ کیوں؟ نہ زوہا کو تو کسی نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ نویرہ کا اغوا اور نکاح کی کاروائی سب اپنے اندر ہی چھپا گئے تھے، مگر نبیلہ جو اس دم بدم بدلتی صورتحال سے شدید ڈپریشن کا شکار ہو گئی تھی، اس نے تلخی سے نویرہ کو دیکھا۔ خدا کے لیے اگر میرا تماشا ہی لگانا ہے تو جان سے مار ڈالے، یوں میرے ضبط کا امتحان تو نہ لے، تماشا بن کر رہ گئی ہوں میں تو صرف۔ وہ اماں سے بری طرح خفا تھی۔ اماں کے کہنے پر وہ وقتی طور پر شارق سے نکاح پر آمادہ ہو گئی تھی، مگر گھر آنے کے بعد وہ تو ہر خوف اضطراب سے آزاد ہو گئی تھی۔ اماں سے خفگی کا اظہار اتنا واضح تھا کہ رات سے اس نے ان سے کیا کسی سے بھی بات نہ کی تھی۔ بارہا کوشش کے باوجود اب اس کے ضبط کی آخری حد تھی کہ وہ پھٹ پڑی تھی۔ نویرہ! اماں نے نبیلہ کو باہر جانے کا اشارہ کرتے اس کے پاس جگہ پکڑی۔ ان کی طبیعت بڑی خراب تھی، مگر بیٹی کی عزت کے لیے وہ گویا اپنی لاش گھسیٹ رہی تھی۔ نویرہ، میری بچی، اپنی ماں کو اب مزید کسی امتحان میں مت ڈال۔ جذبات بپھرے ہوئے اژدہے ہوتے ہیں جو سب ڈس لیتے ہیں۔ ساجد اور نبیل ایسے جذبات کا شکار ہیں۔ میرے گھر کے یہ دو ہی سہارے ہیں، ساجد اور نبیل۔ یہ اتنے بے غیرت نہیں ہیں کہ اتنا کچھ سہ جائیں۔ میرے ہاتھ جوڑنے پر سب سہ رہے ہیں، میری قسموں پر زبانوں پر قفل لگا لی ہیں انہوں نے۔ نواز نے جو کیا وہ اس کا ظرف تھا، شارق جو کر رہا ہے اللہ اسے ہدایت دے کہ تمہارے حوالے سب ساری زندگی وہ جیسا بھی ہے تلخ کڑوا گھونٹ بھرنا ہے۔ تمہارے آگے بھی ہاتھ جوڑتی ہوں، میری عزت کی چادر تار تار ہونے سے بچا لو۔ اماں نے روتے ہوئے نویرہ کے سامنے ہاتھ باندھے تو نویرہ نے تڑپ کر لرزتے بے قراری سے دونوں ہاتھ تھام کر سینے سے لگا لیے تھے۔ اماں نہیں! اگلے ہی پل وہ ان کے ساتھ لپٹ کر بے بس ہو گئی تھی۔ بس آج جتنا رونا ہے رو لو۔ شارق ٹھیک ہے، کردار کے حوالے سے کچھ خرابیاں ہیں اس میں، اس نے جو بھی کیا قابل مذمت ہے، مگر اب وہ تمہارا شوہر ہے۔ اچھا یا برا قبول کرو، آپا کی تربیت کا رنگ کسی نہ کسی موڑ پر سامنے آئے گا ہی۔ پھر وہ اپنے باپ کا خون ہے، غصے ضد انتقام میں جو بھی کیا، یہ تسلی تو ہے کہ وہ تمہارے ساتھ مخلص ہے۔ بس تم ذہن کو یکسو کرو، دنیا تو تماشا کرنے کو کھڑی ہے، کم از کم تم تو میری عزت کا خیال کر لو۔ اپنے دل و دماغ کو نارمل کرو، حقیقت کو قبول کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے سر کو تھپ تھپاتے انہوں نے سمجھایا تو نویرہ کے دل پر گویا منو بوجھا ٹھہرا۔ شارق سے دشمنی لے لیں تو یہ بات نسلوں تک جائے گی۔ عورت کی عزت ایک تنہا عورت نہیں رہتی، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، آباد رکھے، شارق کو تمہارے حق میں مبارک ثابت کرے۔ عورت ایک دفعہ برباد ہو جائے مرد کی نظر سے اتر جاتی ہے، مگر وہ تیرا دعوے دار ہے۔ اٹھو شاباش، نہا دھو لو، پھر بھابھی کے ساتھ پارلر چلے جانا۔ اس نے فون کر کے ٹائم لیا تھا۔
اس کے آنسو صاف کر کے پیشانی چوم کر انہوں نے کہا تو نویرہ بے بسی سے سر جھکا گئی۔ جی تو سامعین، چاہت بھری یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات کے لیے جلد دوئم کا مطالعہ کیجیے گا، مطلب کہ اس کے دوسرے حصے کے ساتھ ہم جلد ہی حاضر ہوں گے۔ امید ہے آپ کو اس کا پہلا حصہ پسند آ رہا ہوگا۔ یہ خاندان بھر کی کہانیوں سے مزین اچھی سی پیاری سی کہانی آپ کو سننے میں اچھی لگ رہی ہوگی۔ حاضر ہوں گے اس کے حصے دوئم کے ساتھ، قسط نمبر 23 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔